फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो आज है ये आज हमारा रहने वाला है एवरग्रीन टॉपिक्स की जो हमारी सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम बात करेंगे एमजी नरेगा के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो एक्ट है ये आपका है एक्ट 2005 का। अगर हम बात करते हैं इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस की, तो जो आपका लेक्चर है आपका जो प्रीलिम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में आप मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं, देन वहाँ पे राइट टू लाइफ और राइट टू वर्क का जो टॉपिक आता है उसके अंदर में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो देन वहाँ पे भी आप इस लेक्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले देखेंगे राइट टू जो वर्क है वो कहाँ पे मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, देन इसको लेके क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम देखेंगे जो आपको जो एमजी नरेगा है इसके बारे में हम जो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानेंगे इसके बारे में। देन जो हमारा एसडीजी है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एमजी नरेगा से किस प्रकार से कनेक्टेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन जो हमारे एमजी नरेगा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन अगर आपको एमजी नरेगा के अंदर में अपने आप को रजिस्टर कराना है, एम्प्लॉयमेंट इसके अंतर्गत आपको चाहिए, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एमजी नरेगा को लेके जो हमारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए जो हमारे सजेशंस हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाला है। सेम जो आपको लेक्चर है देन इसकी जो पीडीएफ है आपको लेक्चर की देन वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलने वाली है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर, हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। वहाँ पे जाके आप हमारे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं लेक्चर। अगर हम बात करते हैं राइट टू वर्क क्या है कि मतलब काम करने का अधिकार। सबसे पहली बात तो ये है कि जो राइट टू वर्क है, जो हमारा संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में जो राइट टू वर्क है उसको एज ए फंडामेंटल राइट मेंशन नहीं किया गया है। जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंल राइट हमारे जो पार्ट थर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर में ये मेंशन है। देन हमारा जो राइट टू वर्क है ये हमारे जो पार्ट 3 के अंदर मेंशन नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट के अंदर में मेंशन नहीं है। और फंडामेंटल राइट के अंदर में अगर मेंशन नहीं है देन इसको हम कोर्ट के अंदर में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमको वर्क चाहिए ही चाहिए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं देन उसके अंदर में हमारा पार्ट 3 के अंदर में मेंशन नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो हमारा पार्ट 4 है जिसके अंदर में आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके अंदर में इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 41 के अंदर में। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की, तो हमारा जो आर्टिकल 41 है वो क्या कहता है, वो आर्टिकल बोलता है हमको कि कोई भी स्टेट है, कोई भी गवर्नमेंट है, तो वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रोविज़न को करेगी कि हर एक इंसान को काम मिल सके। अपनी इकोनॉमी को जो उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए राइट टू वर्क का प्रोविज़न जहाँ तक वो संभव हो उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो आपका राइट टू वर्क है ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर में मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, पार्ट 3 के अंदर में मेंशन न होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं एक रूप से हमारा फंडामेंटल राइट बन जाता है। क्योंकि जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आर्टिकल 21 है, जो हमारा आर्टिकल 21 हमारा है आपका राइट टू लाइफ, और जो राइट टू लाइफ है ये हमारा मेंशन है आपका फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 के अंदर में। जब राइट टू लाइफ की एक वाइडर एक्सप्लेनेशन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की, ये केस था ओल्गा तेलीज एंड अदर्स वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के का जो केस था, इसके अंदर में जब आर्टिकल 21 की एक वाइडर एक्सप्लेनेशन हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में, देन राइट टू लाइफ के अंदर ही कहीं ना कहीं राइट टू वर्क को भी रखा गया। तो इसके अनुसार जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है देन ये आपका एक जो राइट टू वर्क है ये आपका एक फंडामेंटल राइट भी इस केस के अनुसार में आपका बन जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था राइट टू वर्क के बारे में। अगर हम बात करते हैं एमजी नरेगा कि जब कभी भी आपसे राइट टू वर्क की बात आएगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि राइट टू वर्क की बात आए और आपसे कोई एमजी नरेगा के बारे में न पूछे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, अगर हम बात करते हैं एमजी नरेगा की, तो स्टार्टिंग में इसके नाम के अंदर में एमजी नहीं था, ये पहले था आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था ये, लेकिन बाद में इसमें एमजी यानी कि महात्मा गांधी जी का नाम इसके साथ में जोड़ दिया गया। जो हमारा एक्ट आया था ये आया था आपका 2005 के अंदर में। और जितने भी दुनिया के अंदर में
जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके अंदर में जो लार्जेस्ट, अगर हम किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, देन आता है आपका एमजी नरेगा। यानी कि वर्ल्ड के अंदर में जितने भी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से, उनके अंदर में जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो आपका एमजी नरेगा को आता है। और इसको जो लॉन्च किया गया था 2005 के अंदर में लॉन्च किया गया था, और इसको लॉन्च किया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करते हैं एमजी नरेगा के बारे में, तो एमजी नरेगा हर एक व्यक्ति को, एक ऐसा एडल्ट को एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में 100 दिन का रोजगार गारंटी करती है। अगर कोई भी एडल्ट है और वो सरकार से जाके काम मांगता है कि मुझे काम चाहिए, तो एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर में 100 दिन का रोजगार उसको गारंटी किया जाएगा। और अगर सरकार उसको काम देने में असमर्थ है, यानी कि आज उसने काम मांगा और 15 दिन के अंदर में सरकार उसको काम नहीं दे पाती है, तो उस केस में वो आपका बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंसेज होते हैं उनके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। फिर चाहे उसको काम मिले या ना मिले, उसको बेरोजगारी भत्ता सरकार को उसको देना पड़ेगा अगर उसके मांगने के 15 दिन के अंदर में उसको काम नहीं दिया जाता है। और अगर हम 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 15 करोड़ 40 लाख के आसपास अभी एक्टिव वर्कर्स हैं जो एमजी नरेगा के अंदर में अभी मतलब एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं। और इसके अंदर में जो आपका 1/3 जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपकी वुमेन इसके अंदर में आपकी बेनिफिशियरी हैं। अगर हम बात करें इसकी वेजेज के अंदर की, तो इसके अंदर में जो वेजेज जो इसके अंदर में वेतन दिया जाता है वो आपका जो मिनिमम वेजेज एक्ट है 1948 का, उसके अंदर में जो एग्रीकल्चर वर्क है उनके लिए जो मिनिमम वेजेज स्पेसिफाइड है, तो उसी के अनुसार में इनको जो इनकी वेजेज है, जो इनकी सैलरी है, जो इनकी तनख्वाह है वो दी जाती है। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के अंदर में जो एग्रीकल्चर लेबर के लिए जो मिनिमम वेजेज डिसाइडेड है, तो उसके अनुसार इनको वेजेज दी जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो रोल है, तो सबसे पहले हमारी जो कंट्री के अंदर में जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि ये नहीं है कि आपका जो सरकार है, सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं हम क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है और फिर आपका आता है पंचायती राज। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ ताकत अपने हाथ में न लेके जो आपके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है या पंचायती राज है उनको भी कुछ पावर देंगे। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएंगे, पावर एक तरह से एक जगह पे सेंट्रलाइज ना हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक मतलब इसको आप एग्जांपल के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो पंचायती राज है उसकी जो एमजी नरेगा है उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की कंप्लीट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसकी दी गई है। तो ये हमारा जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है उसके भी जो एक प्रोसेस है उसको भी एक स्ट्रेंथन करने का जो हमारा एमजी नरेगा है ये आपका काम करता है। आई थिंक आपको जो एक इंट्रोडक्शन एमजी नरेगा के बारे में मिल गया होगा, सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके एसडीजी है, यानी कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एमजी नरेगा से किस प्रकार से कनेक्टेड है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप वनडे एग्जाम की बात करें या फिर आप बात करते हैं किसी पर्सनैलिटी टेस्ट अगर और या फिर आप आंसर राइटिंग कोई कर रहे हैं, तो उसके अंदर में अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंशन करेंगे दैन आपके जो आंसर है उसको एक अच्छा मतलब वो देखने में लगेगा। तो आपको ये तो पता ही होने चाहिए। तो आपके अगर हम बात करते हैं एमजी नरेगा की, तो इससे रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा SDG 1 है वो आता है आपका नो पुअर्टी। सेकंड आपका जाता है आपका SDG 2 है वो है आपका जीरो हंगर। SDG 3 है जो आपका यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है वो है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। देन आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है वो आ जाता है आपका क्वालिटी एजुकेशन। देन आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है वो है आपका जेंडर इक्वलिटी। फिर इसके बाद में जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 है वो है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 है वो है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो आ जाता है रिड्यूस इनइक्वालिटी। और देखिए यहाँ पे आप सीरियल नंबर देख रहे होंगे ना, 1 2 3 4 5 7, 5 के बाद में 6 7 8 यहाँ पे गायब है। तो देन मेन चीज़ क्या है कि ये कोई सीरियल नंबर नहीं है, जो आपका जो SDG है उसका ही नंबर है। यानी जो कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका नंबर है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। तो देन आपको इसी के अनुसार में ये याद करने हैं कि आपका जो आपसे पूछ लीजिए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 क्या है। देन आपका क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर में जो इनइक्वालिटीज है, जो वर्ल्ड के अंदर में इनइक्वालिटीज है उनको हमको कम करना है। देन आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका SDG 5 है
वो क्या है, देन आपका हमारा वो बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिस सीरीज के अंदर में है आपको इसी सीरीज के अंदर में ये आपको याद भी होने चाहिए। देन ये हमारे जो SDG हैं जो मनरेगा से रिलेटेड है वो आप मेंशन कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग के अंदर में, और वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो आपका मनरेगा है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देन हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज करना है हमको। देन हमारी कंट्री के अंदर में जो माइग्रेशन होता है, यानी कि गाँव के अंदर में रोजगार की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो गांव से जो लोग हैं शहर की तरफ में रोजगार की तलाश में जो जाते हैं, तो जो माइग्रेशन होता है इसको कहीं ना कहीं कमी करनी है कि गांव के अंदर ही उनके नेटिव प्लेस के अंदर ही MG नरेगा के अंदर में उनको काम दे रहे हैं, जिससे कि जो हमारा माइग्रेशन है वो रुक सके। देन हमारी कंट्री के अंदर में जो लाइवलीहुड है उसको हमको इम्प्रूव करना है। जो हमारी कंट्री के अंदर में जो गरीब है उनको कहीं ना कहीं बेटर एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करानी है, उनको एक कहीं ना कहीं गरीबी कम करने के रूप में भी आप इसको दे सकते हैं। देन हमारी कंट्री के अंदर में जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के, जैसे आपका SC हो गया, आपका मतलब शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, या फिर वुमेन हो गया, उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको एम्पावर करना है, ये आप इसका एक ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। देन हमारी कंट्री के अंदर में जो पुअर्टी है, गरीबी है, उसको कम करना है। देन हमारी कंट्री की जो रूरल इकोनॉमी यानी कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेंथन करना है। देन जो हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हमको फैसिलिटेट करना है। तो ये कुछ आप इनकी जो ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में आप लिख सकते हैं जब आपसे MG नरेगा के ऑब्जेक्टिव के बारे में यदि आपसे कोई पूछता है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एडल्ट है, वो कहता है कि मुझे MG नरेगा के अंदर में वर्क चाहिए, तो देन उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा। सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान से आके कोई इंडिया के अंदर में वो काम मांगना शुरू कर दे, या बांग्लादेश से इंडिया के अंदर में आके काम मांगना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देन ये है कि वो एक एडल्ट हो, यानी कि 18 साल की वो एज पूरी कर चुका हो अपनी। देन ये है कि वो जहाँ पे भी वो अप्लाई कर रहा है वहाँ पे वो वहाँ का लोकल रेजिडेंस वहाँ पे उसका होना चाहिए, यानी कि कोई एक्स विलेज के अंदर में काम के लिए अप्लाई करना है, देन उसके पास में एक्स विलेज का ही वो व्यक्ति आपका होना चाहिए। देन जो एप्लीकेंट है वो बेटर होगा कि एक अनस्किल्ड लेबर हो, क्योंकि जो आपका MG नरेगा के अंदर में जो वर्क प्रोवाइड कराया जाता है वो आपका कहीं ना कहीं अनस्किल्ड जो लेबर के लिए जो कार्य होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आप बात सकते हैं तालाब खोदना, नहरें खोदनी, या फिर आपको गांव के अंदर में सफाई वगैरह करानी, तो वो इस प्रकार के कुछ काम आपके ये होते हैं, जो मतलब जो अनस्किल्ड वर्क आपके होते हैं उसकी हम बात करते हैं। देन ये है कि जिस व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार उसके द्वारा में डिमांड किया गया हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती में किसी को भी रोजगार दे देंगे। सबसे पहली बात है कि वो मतलब अथॉरिटी के पास में जाए और वो जो रोजगार है उसकी वो डिमांड करे कि मुझे MG नरेगा के अंदर में रोजगार की आवश्यकता है। तो देन आपके ये कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके MG नरेगा है इसको लेकर चैलेंजेस क्या क्या हैं। अगर हम इसको लेकर चैलेंजेस की बात करते हैं, सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर में जो वेजेज है, जो सैलरी है, जो वेतन दिया जाता है वो काफ़ी कम है। तो इसके लिए जो इसके कारण से जो वर्कर्स हैं उनका कहीं ना कहीं इसके अंदर में कम इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात आ जाती है इसका कि जो इसके अंदर में MG नरेगा को लेकर जो बजट है, जो बजट का एलोकेशन किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलता है। उससे क्या होता है कि जितना भी फंड इसको एलोट किए जाते हैं ग्राम पंचायत वगैरह को, वो उसका 80% तक फंड लगभग पहले 6 महीने के अंदर में ही उसका वो समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको इनएडुकेट बजट एलोकेशन भी इसके अंदर में हमको देखने मिलता है। देन हमारी इसमें क्या है कि डिमांड और सप्लाई का भी मिसमैच आपको देखने को मिलता है। यानी कि है क्या कि जो काम तो कम है सरकार के पास में, लेकिन काम को मांगने वाले जो लोग हैं वो आपके ज़्यादा है। अगर 2017-18 के हम डाटा की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में क्या है कि 32% जितना काम मांगा गया उससे 32% काम सरकार के पास में था लोगों को देने के लिए। यानी क्या है कि इसके अंदर में आपका जो डिले इन पेमेंट, यानी कि जो लोगों की सैलरी है वो समय से वेतन नहीं मिल पाता है। वो कई बार जो
है उसके अंदर में भी इनको डिले देखने को मिलता है। देन ये क्या है कि कई जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास में प्रॉपर फंड्स न होने की वजह से जो 15 दिन के अंदर में रोजगार देना होता है, और 15 दिन के अंदर में अगर किसी को रोजगार नहीं दे पाए हैं तो देन उसके लिए वो लीगली बाउंड है कि उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो कई बार वो जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो भी आपको नहीं दिया जाता है, और इसके लिए जो अथॉरिटीज है वो क्या बाईपास के रूप में काम करती है मोस्टली, कि जो ये होता है रोजगार मांगने के लिए जो आपका जो एप्लीकेशन होता है उसकी जो प्रॉपर जो डेट है उसमें वो प्रॉपर मेंशन नहीं करते हैं रिसिप्ट के अंदर में, जिससे कि वो इसको लीगली चैलेंज ना कर सके। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज का नॉन पेमेंट भी इशू देखने को मिलता है कहीं कहीं पर। देन आपको जो करप्शन इसके अंदर में हो जाता है, मान लीजिए कि जो आपके जो एमजी नरेगा के अंदर में जो एम्प्लॉय हैं वो तो है 10 लोग, और वहाँ पे दिखा दिया कि 15 लोग यहाँ पे अंदर में एम्प्लॉय हैं, जो 5 लोगों का है वो कहीं ना कहीं पैसा है वो करप्शन के अंदर में चला जाता है। देन आपका जो हमारी कंट्री के अंदर में जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन है उस पर भी इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। स्किल्ड ऑक्यूपेशन मतलब जैसे आपका हैंडलूम इंडस्ट्री हो गया, आपका क्राफ्ट इंडस्ट्री होगी, उसके अंदर में इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, जिससे हमारी जो हैंडलूम और जो मतलब जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं हमारी बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो आपका ये इंडस्ट्री है इसके अंदर में इतना ज़्यादा वेजेज नहीं दे पाते हैं वो लोगों को जितना कि एमजी नरेगा के अंदर में उन लोगों को मिल जाता है। तो वो एमजी नरेगा इनसे इस प्रकार के लोगों को भी अट्रैक्ट करती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इस प्रकार के जो हमारे एक तरह से ग्रामीण उद्योग हैं आप उनको बोल सकते हैं, उस पर भी इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन ये क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर में जो लोग हैं जो मतलब आम पब्लिक हैं उसके अंदर में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है इस स्कीम के प्रति, और इसके जो प्रोविज़न है मतलब बहुत सारे लोगों को पता है कि एमजी नरेगा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एमजी नरेगा है क्या, कितना रोजगार मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, अगर रोजगार नहीं दे पाती है सरकार तो हम उसके लिए कहाँ पे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस की कमी हमको देखने को मिलती है, जिससे इसका जो बेटर इंप्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाता है। और इसके साथ में जो आपका इम्प्रॉपर सर्विलेंस, यानी कि जो एमजी नरेगा के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो वेतन दी जा रही है समय से वेतन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता समय से दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, कितने लोगों ने डिमांड दिया, कितने लोगों को रोजगार मिला, उस कितना काम किया गया, का जो प्रॉपर सर्विलेंस है उसको भी हमको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं आपके एमजी नरेगा को लेकर। देन अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड, यानी कि हमको जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास हम कर सकते हैं, उनके लिए क्या सजेशन हमारे हो सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी जो एमजी नरेगा को लेकर जो रूल्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं उनका प्रॉपर इफेक्टिव रूप में उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि जो भी डिले आते हैं चाहे वो काम मिलने में हो, चाहे उनकी पेमेंट का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता मिलने में हो, तो उन सब में जो डिले होता है वो आपका ना हो। तो एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रूल्स एंड जो रेगुलेशंस है उनका। देन ये क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक, उसको चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें चाहे प्रिंट मीडिया की बात, किसी भी प्रकार से उनको हम ग्राम पंचायत के थ्रू, ग्राम सभा के थ्रू, गाँव जाकर वो उनको अवेयरनेस करने की रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो एमजी नरेगा है उसके अंदर में आपको ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं, और अगर आप सरकार आपको रोजगार नहीं देगी देन आपको इतना रुपए वेतन वो पर डे के हिसाब से वो आपको मिलेगा। देन उसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन कराने की रिक्वायरमेंट है। देन ये क्या है आपका जो हमारे जो वुमेन है एमजी नरेगा के अंदर में 1/3 ये है कि 1/3 जो है हमारे यहाँ पे महिलाएं होगी, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं फिर भी कम देखने को मिलता है। देन हमको जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं और बैकवर्ड क्लास का उसके अंदर उसको भी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। देन ये क्या है कि अगर कोई भी ऑफिसर्स हैं जो इसके अंदर में करप्शन के अंदर में लिप्त पाए जाते हैं देन उनके खिलाफ एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लिया जाना चाहिए, जिससे कि जो इसको फंड एलोट होते हैं तो वो उन फंड का बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, यानी कि जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देन ये है कि जो इसके अंदर में जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है स्कीम्स का उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि और इफेक्टिव वे में इसको काम में लाया जा सके। देन क्या है कि हमारी कंट्री के जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि कितने जो आपका जो वर्क है वो हर एक डिपार्टमेंट के पास में अपना अलग अलग वर्क है, तो वो वर्क एक हमारे पास में उसका डाटा प्रॉपर इकट्ठा होगा और हम लोगों को मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास में काम कम है और काम करने वाले ज़्यादा हैं, उनका प्रॉपर हमारे पास में वर्क का डिटेल्स होगी, तो देन हम काम को भी अच्छी तरीके से अलॉट कर पाएंगे। और जो काम की जो आप बोल सकते हैं कि उसका
उसमें प्रगति हो रही है, उसका जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो उसको भी हम अच्छे तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। और जो ग्राम पंचायत हैं उनको भी इस प्रकार की मॉनिटरिंग फैसिलिटी के लिए, बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए जो भी एडुकेट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कोई ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग वगैरह हो गया, कोई सिस्टम वगैरह की, कंप्यूटर वगैरह की रिक्वायरमेंट है, उन सब चीज़ों की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, देन हमको जो आपके जो ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन है उसको अगर हम प्रोवाइड कर पाएंगे, देन हम इनका बेटर इंप्लीमेंटेशन और बेटर मॉनिटरिंग हम इनकी कर पाएंगे। तो ये कुछ सजेशंस के रूप में आप इनके बारे में आप बता सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। और देन आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको लेक्चर कैसा लगा, देन उसके बारे में आप हमारा जो फीडबैक है वो आपका कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, देन कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, देन हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हैं। @सक्सेस नेत्रा हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी के साथ साथ इस लेक्चर की पीडीएफ का जो ड्राइव का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा। और अगर मैं आप बात करूँ टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम के अंदर में जो हमारा स्टैटिक्स जीके हैं, स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड आपकी जो डेली क्विज है वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास आपको डेली स्टैटिक्स जीके के वहाँ पे आपको क्विज के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। देन आप इसको ज्वाइन करके वो भी एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत